गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पाठशाला में। आइए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं और एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को परीक्षाओं में पुनः उठाकर रख देता है। आइए शुरुआत करते हैं। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय चीनी का प्रयोग मिठास के लिए नहीं होता था, केवल शहद का प्रयोग मिठास के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? फ्रेंड्स, सिकंदर महान ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? आपको याद रखना है कि सिकंदर महान का मुख्य युद्ध भारत में पुरु नामक राजा के साथ हुआ, जिसे पोरस भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? घनानंद, जिसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? महापदम नंद का पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। यानी मगध में उस समय घनानंद नामक राजा राज्य कर रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट भी घनानंद ही था, जिसकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार कौन थे? सम्राट अशोक के पिता थे, जिन्होंने अशोक को विद्रोहों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला कौन सा स्थान है? तक्षशिला उस समय शिक्षा का स्थान था, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो फ्रेंड्स, सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किया था। और उसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्राचीन भारत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाकर उसके पश्चात अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्यकालीन साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उस मुद्रा का नाम था पण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, जो सम्राट अशोक का पुत्र था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला, जहाँ पर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को भेजा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज नामक विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई थी। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? अर्थात अशोक के जो शिलालेख हैं उन पर कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता के
निवासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था, अर्थात उस समाज में परिवार का मुखिया के रूप में महिला को चुना जाता था, अर्थात परिवार की जो मुखिया होती थी वह एक महिला होती थी। पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया कोई व्यक्ति होता है, लेकिन मात्र सत्तात्मक परिवार में परिवार की मुखिया महिला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? जो आग से तप कर मिट्टी लाल हो जाती है ना, जिसमें जैसे आप घड़ा देखते हैं, मिट्टी के दिए देखते हैं, तो उस तरह की मिट्टी को हड़प्पा वासी टेराकोटा के कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? इस तरह के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस तरह के निशान सिंधु सभ्यता से कहाँ मिले हैं। तो सिंधुकालीन स्थल चनुद्रो नामक स्थान पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? यानी शतरंज खेल हड़प्पा के समय खेला जाता था। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाक्ता को। सफ़ेद कलर का कबूतर के समान एक पक्षी होता है फाक्ता, जिसे डव भी कहते हैं, डव, उसे हड़प्पा वासी अपना पवित्र पक्षी मानते थे। स्वास्तिक का निशान भी हड़प्पा वासियों की ही देन है। उस समय ही इस निशान का हड़प्पा वासियों ने आविष्कार किया था, या इसका निर्माण किया था, या इसकी रचना की थी, कुछ भी कह सकते हैं आप। हड़प्पा की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होती है कि कपास सर्वप्रथम किस सभ्यता में उगाया गया? तो कपास सर्वप्रथम हड़प्पा नामक सभ्यता में उगाया गया। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडोन। कपास को यूनानी लोग अपनी भाषा में सिंडोन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेत की जुताई के लिए हड़प्पा वासी किस चीज़ का प्रयोग करते थे, या हल का प्रयोग किस सभ्यता में किया जाता था? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आपको गाय की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? मुझसे गेहूं लेकर, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, आपको गाय की आवश्यकता है, और आपके पास गेहूं है, मेरे पास गाय है, तो मैं आपको गाय दे दूंगा और आपसे गेहूं ले लूँगा, और यही प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया? तो हड़प्पा के लोगों ने ग्रीड नामक पद्धति को घरों और नगरों के विन्यास के लिए अपनाया। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? किसी भी सभ्यता के बारे में जानना हो तो उस सभ्यता की मोहरों से उस सभ्यता की लिपि के बारे में पता लगाया जा सकता है, और यही जानकारी हमने सैंधवकालीन मोहरों से लेकर हड़प्पा सभ्यता की लिपि और उसके धर्म की जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि मोहरों पर धर्म से संबंधित चित्र और लिखावट को पहचान कर हम उस सभ्यता या उस समय की लिपि और धर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में चित्राक्षर लिपि होती थी, अर्थात उस लिपि में चित्रों और अक्षरों दोनों का प्रयोग होता था, और उस लिपि को बेंड्रोफ्रेंडम लिपित या लिपि कहा जाता था। आज़ादी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई का किस राज्य में प्रयोग हुआ है? तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पा से संबंधित स्थलों की खोज हुई है। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? आपको याद रखना है कि धोलावीरा नामक स्थल हड़प्पा सभ्यता का त्रिस्तरीय था। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? सैंधवकालीन रंगपुर एवं लोथल नामक स्थल से
चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लें। यदि आप इन प्रश्नों को नोट न कर पा रहे हों तो आप स्टडी चैनल नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक न किया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस तरह के क्वेश्चनों को याद करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर प्राप्त करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, गुड बाय।